गुड इवनिंग एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट। आज हम रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैं पुराने स्टॉक एक्सचेंज की कहानी सुना चुका हूँ कि पिछले ज़मानों में जो स्टॉक एक्सचेंज था वो सब्जी मंडी था। सब्जी मंडी में आप देखते हो हर कोई अपनी सब्जियाँ लेके बैठा होता है, हाँ, और आवाज़ देते रहता है आलू 10 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो। तो पहले का शेयर बाज़ार भी ऐसा ही था। और इवन जो पहला शेयर बाज़ार था वो तो था भी इतना छोटा ही, या इससे जस्ट डबल मान लो, ये दोनों क्लास मिला के मान लो इतना ही शेयर बाज़ार था। जिन लोगों ने शेयर बाज़ार स्टार्ट करा था, जिन्होंने खोला था शेयर बाज़ार, वो लोग ऐसे ही इससे 1 फुट ऊपर और एक स्टेज बनाते थे। उस स्टेज पे खड़े हो जाते थे और चिल्लाते थे आलू लिमिटेड 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, कि भाई आलू लिमिटेड का शेयर कितने रुपये का है? 10 रुपये का। ऐसे चिल्लाते थे। जिनको शेयर खरीदना होगा आएंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे तो चल जाएंगे। फिर आप लोगों ने स्कैम 1992 देखा। उस ज़माने तक शेयर बाज़ार थोड़ा विकसित हो चुका था, तो बड़ा सा हॉल था और यही ब्लू जैकेट में लोग डायरियाँ ले लेके लड़ते थे, क्योंकि अब इतनी भीड़ हो गई थी कि आपका खड़ा रहना सफिशिएंट नहीं था। और मान लो इसी जगह पे बहुत सारे लोग, जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो ऐसे ही लोग खड़े हो और बोले आलू लिमिटेड का शेयर 10 रुपये, तो एक बोले खरीदना है, उसी के पास में कोई खड़ा होकर बोले मुझे बेचना है, तो साला वो तो आपस में ही ले चल मेरे को ही दे दे, उधर क्यों दे अपन, समझेंगे नहीं। तो फिर वो भागा दौड़ी चालू हो गई, डायरी ले लेके चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को भागना चालू हो गए। अब वो चल रहा था बहुत टाइम तक, वही चला वही चला वही चला। और ऊपर स्क्रीन पे दिखता था, आप लोगों ने अगर वो सीन देखा हो तो ऊपर स्क्रीन चलती थी, स्क्रीन पे दिखता था हर कंपनी के नाम लाइन से आते थे और शेयर का प्राइस दिखता जाता था। ठीक है, आज भी सेंसेक्स के बाहर वो स्क्रीन लगी हुई है, एलईडी की रोलिंग स्क्रीन, जहाँ पे शेयर का नाम चलता जाएगा और वो प्राइस आती जाएगी। अब जब ये झगड़ा ज़्यादा हो गया, मुक्के उक्के मारने लग गए लोग आपस में, मैं कहा यार ये तो चलेगा नहीं, और टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। तो इन्होंने कहा आपसे एक काम करते हैं, पूरा ही चेंज कर देते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड आ जाते हैं। अब एक काम करते हैं, हर ब्रोकर को एक एक कंप्यूटर दे के उसको बाय और सेल का राइट दे देते हैं। तो एक कहानी तो अपनी रह गई, वो डीम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन वाली, वो मैं कहानी 2 बार छोटे छोटे टुकड़ों में समझा चुका हूँ। आप उस कहानी का निचोड़ यूँ समझ लो कि शेयर बाज़ार में हमारे बाप का राज नहीं चलता कि हम गए खरीद लिया, हम गए बेच लिया। लॉजिकल सोच ये कहती है कि अगर मुझे शेयर खरीदना है तो कोई ना कोई होना चाहिए बेचने वाला, तभी तो खरीद पाऊँगा। मेरे लिए कंपनी एक शेयर थोड़ी इशू करने बैठेगी, ये तो कंपनी ने जिनको इशू कर रखे हैं उनका कोई बेचने वाला होना चाहिए। और शेयर बाज़ार का काम क्या है? प्राइस डिटरमाइन करना। प्राइस डिटरमाइन करके वो उन्होंने टैग कर दिया कि एक्स लिमिटेड का शेयर मुझे खरीदना है, तो एक्स लिमिटेड वो बोल रही है 500 रुपये। यार खरीदना है तो पैसे मेरे हैं, मैं ऑफ़र तो दे सकता हूँ ना। आप अपन कोई कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो सामने वाला कहता है 500 रुपये, तो मैं बाउंड थोड़ी हूँ 500 में खरीदने का। मैं कहता हूँ कि प्लीज़ 450 में दे दो, चलो 470 लगा लो, 480 से ज़्यादा नहीं दूंगा, है कि नहीं। और जो बेचने वाला है वो भी क्या कहेगा, यार शेयर मेरा है, तू कौन होता है प्राइस बताने वाला? तूने कह दिया 500 की चीज़ है, तो क्या मैं 500 में बेच दूँ क्या? मैं तो चाहूँगा उससे ज़्यादा बेचना, और मैं मल्टीपल लोगों को ढूंढूंगा कि यार तू 500 में खरीद रहा है, 550 में खरीदना चाहेगा क्या? चल 540 दे दूँगा, 530, 510 से तो कम में दूँगा ही। तो बेचने वाला और ख़रीदने वाले की मर्ज़ी भी तो होगी। तो यार हमारी मर्ज़ी डायरेक्टली नहीं चल सकती, इन सब के लिए हमें चाहिए ब्रोकर। तो मान लेते हैं ये है एक पार्टी, हमारे शुभ भाई साहब, ठीक है। तो शुभ भाई साहब को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ब्रोकर, जो इनके बिहाफ पे शेयर बाज़ार में ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। अगले मनन आएंगे, तो अगला है मनन, ठीक है। मनन भाई साहब को भी बेचना हो कि खरीदना हो, एक ब्रोकर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों को अपन बात कर लेते कि मान लेते हैं शुभ के पास ये एक्स लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं, इसको बेचना है, और मनन को वही एक्स लिमिटेड के 100 शेयर्स खरीदना भी है।
ये तो जानते नहीं ना एक इंडिया के किस कोने में और ये हमारे बोर्ड के किस कोने पे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? शेयर बाज़ार में डायरेक्टली नहीं जा सकते। शेयर बाज़ार में पहले दोनों को एक एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस ब्रोकर के साथ ऑलरेडी एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या एग्रीमेंट? कि इसके बिहाफ पे ये ब्रोकर भाई साहब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करना मतलब वही सिंपल ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है? ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब ऑर्डर प्लेस करना दोनों के लिए एक्स लिमिटेड है, ये तो बेचना चाहता है, ये खरीदना चाहता है। तो एक कहानी मैंने आपको भी सुना दी। शुभ क्या कहेगा, यार मेरे को बेचना है, 500 रुपये प्राइस चल रही है, 550 का बेचना लगा दो। ऑर्डर कितने का प्लेस कर दो? 550 का। इसका ब्रोकर समझदार तो कहेगा भूल जा, 550 में तो कोई खरीदने वाला मिलेगा ही नहीं तेरे को। कौन मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 505, और हकीकत में तो 500.10 पैसे, 500.20 पैसे, 500.50 पैसे भी मिल जाए तो बहुत बड़ा वो मतलब अपने आप को खुशनसीब समझना। तो शुभ क्या कहेगा? 500.10 पे बेचना लगा दो। क्या कहेगा? 500.10 पे बेचना लगा दो। तो इन लोगों ने सिर्फ अभी क्या किया है? ऑर्डर प्लेस किया है। अब रियल वर्ल्ड की एक और नई सच्चाई कि पहले जो शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में होते थे, अब उस शेयर सर्टिफिकेट को डीमटेरियलाइज कर दिया गया है। डीमटेरियलाइज मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनी, उस इंस्टीट्यूशन ने कहा कि यार ये सर्टिफिकेट में बहुत झोल है। जैसे प्रॉपर्टी जारी कागज़ों के दम पे बिक जाती है, ऐसे शेयर सर्टिफिकेट भी जारी बन सकते हैं। इनको खोने का डर, इनको चोरी होने का डर, इनको स्प्लिट करने का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम इसके इस सर्टिफिकेट की वजह से होते हैं, क्योंकि ये एक पेपर मटेरियल के फॉर्म में। अपन इसको डीमटेरियलाइज करना चाहते हैं। तो डीमटेरियलाइज कैसे करेंगे? आप सब अपने सर्टिफिकेट मुझे दो, मैं इसको आग लगाऊंगा। आग लगा के आपका शेयर्स की जो काउंट और वैल्यू है ना, वो ऑनलाइन अकाउंट में चला दूंगा। आपको एक एप्लीकेशन दे दूंगा, उस एप्लीकेशन को आप लॉगिन करना और आपको दिख जाएगा कि एक्स लिमिटेड के इतने शेयर्स हैं, जिसकी आज के 500 रुपये के हिसाब से आपका इतना इन्वेस्टमेंट है। वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। तो ये हुआ डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट। इस डीमटेरियलाइजेशन करने के लिए उस कंपनी ने आपको कहा कि आपको हमारी कंपनी में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उस अकाउंट में आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस अकाउंट को बोलते हैं अपन डीमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं? शायद आप लोगों ने सुन रखा हो, ठीक है। अब ये डीमैट अकाउंट किसकी तरह है? सेम टू सेम बैंक में जो आपका पैसों का अकाउंट है ना, वैसा ही वैसा डीमैट अकाउंट है। बैंक अकाउंट में आपका पैसा शो होता है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है। आपका अकाउंट अगर इंडियन रुपीज़ में खुला है तो वहाँ पे रुपीज़ ही शो होगा ना। डीमैट अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें शेयर्स शो होता है। मींस आपका कोई ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें आप रुपीज़ भी जमा करा सकते हो, डॉलर्स भी जमा करा सकते हो, यूरो भी करा सकते हो, येन भी करा सकते हो, सब जमा करा सकते हो। तो डीमैट अकाउंट में आप जितनी मर्जी कंपनी के शेयर्स जमा करा दो, सबका हिसाब अलग अलग रखा जाएगा कि एक्स लिमिटेड के इतने शेयर्स, वाई लिमिटेड के इतने शेयर्स, जेड लिमिटेड के इतने शेयर्स। तो अब हमारे शुभ भाई साहब को जो शेयर्स उसके दादाजी वसीयत में देके गए थे शेयर सर्टिफिकेट के रूप में, इसको अगर वो शेयर बेचना है तो ये ब्रोकर शुभ से क्या कहेगा? भाई साहब ये आपके दादाजी के शेयर्स हैं और आपके दादाजी के साथ वो ज़माना भी गया। अब शेयर सर्टिफिकेट के दम पे नहीं बिकता, जाओ पहले डीमैट अकाउंट खुलवा के लाओ। तो ये पूछेगा डीमैट अकाउंट कहाँ खुलता है? तो वो कहेगा टेक्निकल टर्म में डीमैट अकाउंट खुलता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? तो ब्रोकर कहेगा ये है ना बड़ा वाला जो इंस्टीट्यूशन है ना जिसका नाम है डिपॉजिटरी, उसके एजेंट होते हैं। तो अब शुभ कह रहा है यार ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? कि देख यार अभी समझाने का टाइम नहीं है, ये इससे मिल ले, ये तेरा डीमैट अकाउंट खुलवा देगा। कि ठीक है, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ तेरे पास पैन कार्ड होना चाहिए, डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है भाई, ये ले मेरा पैन कार्ड, डीमैट अकाउंट खोल दे। जब तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा तब तक शेयर्स ना बिकेंगे ना मिलेंगे। सेम चीज़ मनन को भी कही जाएगी। मनन कह रहा है 500 शेयर, मेरे को कितने खरीदने हैं? 100, टोटल कितना हो गया? मनन कह रहा है 500 रुपये का एक शेयर, मेरे पास कितना है? 100 शेयर। मनन गड्डी निकाल रहे, ये लो 50,000 शेयर ला के दो। तो अबे वो ये ज़माना शुभ के दादाजी के साथ निकल लिया। अब शेयर ऐसा नहीं मिलता। दादाजी निकल लिए ना? ठीक है आप तो हाँ पहले तू बोल दे।
बोल दे बेटा, मुंह में आया रखना नहीं चाहिए, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, बोल। ठीक है, अब ये ब्रोकर साहब मना कर देगा, भाई साहब ऐसा नहीं होता, कैश में शेयर बाजार में धंधा नहीं होता, पहले तो बैंक अकाउंट खुलवाओ। मैंने कह रहा वो तो है, मम्मी पापा ने खुलवा रखा। शेयर्स खरीदने हैं तो पहले डीमेट अकाउंट खुलवाओ। शेयर्स आपके बैंक अकाउंट में थोड़ी आएंगे, शेयर्स के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो भाई मनन ने कहा ठीक है, मैं भी खुलवा लेता हूँ, एक डीमेट अकाउंट और एक मेरे पास है बैंक अकाउंट। क्या ओके। अब देख भाई कितने में चल रहा है, 500 रुपये का शेयर चल रहा है, बता कितने में। ये कौन सा पानी है? देखो यार, मेरे को कहानी लंबी खींचनी नहीं है, जल्दी जल्दी सुन लो, समझ लो। 500 रुपये में शेयर मिल रहा है, कितने में खरीदेगा? ये क्या 400 रुपये में बावड़ा हो रहा है क्या? 499.5 में भी मिल जाए तो बहुत है, तो कह रहा है 499.9 में खरीदना दिखा दो। खरीदना दिखा दो मतलब अब इसके बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करेगा। ये कह रहा है मेरा ऑर्डर सेल करने का 500.10, ये कह रहा है मेरा ऑर्डर खरीदने का 499.9। ऑर्डर मैच हुआ क्या? नहीं। ये पूछता रहेगा आया क्या, आया क्या, वो पूछता रहेगा गया क्या, नहीं सर ऑर्डर चेंज करो, कम कर दो पैसे 500, चलो खरीदना है ना, बढ़ा दो पैसे 500, खट लगे से ऑर्डर लॉक हो जाएगा। जैसे इसने 500 डाला, ऑलरेडी 5 ऑर्डर का सेल का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है वहाँ पे, इसके बाय का ऑर्डर डालते ही ऑर्डर मैच होते ही दोनों ब्रोकर के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, शेयर्स सोल्ड, शेयर्स बॉट। अब ये इन दोनों को बताएंगे सर शेयर गया आपका, शेयर रेडी रखना, सर शेयर आ गया, पैसे रेडी रखना। और अब चलता है T2 रोलिंग सेटलमेंट, 2 ट्रांजेक्शन डेज रोलिंग सेटलमेंट। ये जिम्मेदारी शेयर बाजार ने ली है कि आपका शेयर गलत हाथों में नहीं जाएगा, आपका पैसा गलत हाथों में नहीं जाएगा। इसीलिए दोनों के एंड में क्या रखे हैं? ब्रोकर रखे हैं। इधर से ये पैसा लेगा ब्रोकर के पास, ब्रोकर से पैसा जाएगा शेयर बाजार के पास, शेयर बाजार से इस ब्रोकर के पास, इस ब्रोकर के इस पार्टिसिपेंट के पास। तो ये रोल होते होते पैसा चला, और सेम वहाँ से भी दूसरे दिन में शेयर्स और शेयर आ जाएगा इसके डीमेट अकाउंट में। इसको बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट, कि इधर से उधर तक टप्पे खाते यहाँ से पैसा पहुँचा और यहाँ से शेयर्स पहुँचा, अब जाके इसको शेयर्स मिल गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? ओके। तो अब इसको टेक्निकली पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ रहे हैं अपन। Selection of broker. Select a broker who will buy sell securities on behalf of the investor. This is necessary because trading of securities can only be done through SEBI registered broker who are the members of stock exchange. ब्रोकर सर मैं ब्रोकर बनना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? एक तो सेबी का एक एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप एलिजिबल हो ब्रोकर बनने के। अब ब्रोकर किसका बनोगे? तो शेयर बाज़ार में जाके उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, उनकी फीस देनी पड़ेगी, तो आप इस शेयर बाज़ार के ब्रोकर बन गए। शेयर बाज़ार अभी हमारे देश में 2 है, BSE और NSE। तो मैं चाहूँ तो BSE का ब्रोकर बन जाऊँ, मैं चाहूँ तो NSE का ब्रोकर बन जाऊँ। इंडिविजुअल बंदा एक का ही ब्रोकर बन सकता है, ठीक है? ओके। ब्रोकर चार्जेस ब्रोकरेज कमीशन फॉर हिज सर्विस। Opening Demat account. The next step is to open Demat account, dematerialized account, refer an account which an Indian citizen must open with the depository participant. Sorry, depository participant कौन है? अभी सुनेंगे थोड़ी देर में। Bank stock broker to trade in listed securities in electronic form. To trade in listed securities in electronic form. The securities are held in electronic form by a depository. NFT सुना है आपने? NFT जिसने सुना है हैंड रेज करो। NFT ठीक है, जिसने सुना है हैंड रेज रखो। अब जो हाँ NEFT नहीं कह रहा हूँ, NFT कह रहा हूँ। अब जो इस NFT के बारे में जानते हैं वो हैंड रेज रखो।
बोल भाई NFT क्या होता है? ठीक है, करेक्ट बोल रहा है छोरा, मेरे पास भी इतनी नॉलेज, इससे ज़्यादा मेरे पास भी नहीं है। आप लोग गूगल पे सर्च करना व्हाट इज़ NFT। NFT मतलब किसी भी आर्ट को या किसी भी टेंजिबल थिंग को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके एक टोकन जनरेट कर लेते हैं। मतलब इसको मैं सादी भाषा में, देसी भाषा में किसी गांव वाले को समझाऊँ ना, तो गांव वालों को क्या कहूँगा कि भाई तेरे को ये पेंटिंग पसंद आ रही है क्या? क्या हाँ पसंद आ रहा है। अब ये पेंटिंग तू घर ले जाएगा, कोई चोरी करके ले जाएगा, तेरा तो लाखों करोड़ का नुकसान हो जाएगा ना। तो एक काम करता हूँ, इस पेंटिंग को नष्ट कर देता हूँ और इसका एक टोकन जनरेट कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तुझे पेन ड्राइव में दे दूँगा और वो तेरे पासवर्ड से ही खुलेगा, रेटिना स्कैन से, फिंगरप्रिंट से, उससे ही खुलेगा ही नहीं। तो इसको चोरी करने के लिए तेरे को मारना पड़ेगा, तब सही है क्या? क्या ठीक है फिर। तो वो अब वो ओरिजिनल आर्ट नहीं बिक रही, वो टोकन बिक रहा है सिर्फ, NFT। यही चीज़ डीमेट अकाउंट में होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन है थोड़ी देर में समझेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है डिपॉजिटरी। अभी डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? आप लोगों से आपके फिजिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट करना। अब कलेक्ट करके किसी गलत सलत आदमी के पास पहुंच जाए तो उसको राजा बन जाए, तो इसका सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार ने सिर्फ 2 लोगों को परमिशन दे रखी है, एक NSDL और CDSL। NSDL और CDSL, इनको सरकार ने परमिशन दी। पब्लिक सर्विस सर्टिफिकेट लो, अपने पास सिक्योर रखो, उनको आग लगाओ और उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो अब आपका सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन फॉर्म में आपके अकाउंट में दिख जाएगा। ठीक है। अब सर 140 करोड़ की आबादी, इसमें से अगर 4 करोड़ लोग भी शेयर बाज़ार में डील करते तो हम कैसे पहुँचेंगे उन तक? तो इन्होंने कहा कि ऑलरेडी बैंक वालों ने और शेयर के ब्रोकर वालों ने, शेयर ब्रोकर ने अपना नेटवर्क फैला रखा है। हर इन्वेस्टर के पास अपना अपना शेयर ब्रोकर है और शेयर्स में डील करना है तो बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो एक काम करो, आप लोग इन बैंक को और अपने शेयर ब्रोकर को अपना एजेंट बना लो। ये लोग क्या करेंगे? जनरल पब्लिक से आपकी लाइसेंसिंग करने में हेल्प करेंगे। ये इनसे पेपर लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, आप उनको नष्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे बैंक अपने बैंक अकाउंट का ख्याल रखती है, वैसे इनका भी ख्याल रख लेंगे। तो ठीक है। तो अब 2 लेयर्स हो गए। एक तो हो गई डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश में 2 ही है, नाम याद रखना, ये 1 मार्क्स के MCQ में आएगा, NSDL और CDSL। ठीक है। अभी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ऐसा इनका नाम है। ठीक है। तो ये 2 डिपॉजिटरी ने बनाए अपने अलग अलग एजेंट। तो अब शुभ मुझसे पूछे ये डीमेट अकाउंट कहाँ खुलेगा, तो मैं कहूँगा हर बैंक ने किसी न किसी डिपॉजिटरी से टाई अप कर रखा है, वहाँ जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लें। क्लियर है? डीमेट अकाउंट खुल गया तो शेयर्स अब उसी में आएंगे और उसी से जाएंगे। अगला पॉइंट, तो डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, चलो कहाँ खुलवाना है ये भी पता पड़ गया। At present there are 2 depository, NSDL, National Securities Depository Limited, Central Depository Services Limited. Depository interacts with the investor through depository participant. These participants will maintain your securities account balance and intimate to you the status of your holding from time to time. ये आपका अकाउंट मेंटेन करते हैं और आपका स्टेटस पता करते रहते हैं। नाउ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ब्रोकर बुक हो गया, डीमेट अकाउंट आ गया, अब ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसा मैंने समझाया, ऑर्डर आपकी मर्ज़ी है। तो 500 के शेयर के 5000 का ऑर्डर लगा दो, ऑर्डर लगाने में कोई बंदिश नहीं है, पर वो ऑर्डर मैच होगा ही नहीं, तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, नाउ प्लेसिंग द ऑर्डर, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द ऑर्डर विद द ब्रोकर। द ऑर्डर कैन बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर आइदर पर्सनली और थ्रू टेलीफोन, सेल फोन, ईमेल एक्सेट्रा। मनन ने उसको कैसे बताया कि 500 शेयर खरीदने का लगा दो, फ़ोन पे बताया। अभी तक जो हार्डकोर लोग हैं ना, जो शेयर बाज़ार में डील करते हैं हमसे एक जनरेशन अप, वो डील कर रहे हैं फ़ोन पे। उनके ब्रोकर का फ़ोन नंबर है, ये इतने पे बेचने लगा दे, इतने पे खरीदने लगा दे, गया क्या आया क्या, ये करते रहते। हमारी जो जनरेशन है ना, वो ये ऑर्डर दे रही है उनको एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन पे उन्होंने बाय का बटन दे दिया है, बाय आएगा, प्राइस लिखना आएगा, उस प्राइस पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा।
प्लेस होने के बाद लॉक होगा तब शेयर बिकेगा, तब शेयर खरीदने में आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करना कैसे भी, मैं उसकी टेबल पे जाके सामने बोल के कह दूँ, फ़ोन पे कह दूँ, ईमेल पे कह दूँ। नेक्स्ट, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। अब ब्रोकर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। अब ये यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये पुराना हो गया ये टेक्निक कि ब्रोकर क्या करेगा, इससे ऑर्डर लेके वहाँ जाएगा और ऑर्डर्स की लिस्ट देखेगा, ऑर्डर्स की लिस्ट देगा कि किसने बेचना लगा रखा है ऑलरेडी, तो फिर वो तो सबसे कम वाला सेलेक्ट करेगा। अब ये सिस्टम हट गया। अब सिस्टम ये है कि दोनों अपने अपने ऑर्डर डाल दो, मैच होगा तो लॉक होगा, मैच नहीं होगा तो ऐसा का ऐसा पेंडिंग पड़ा रह जाएगा और डे के एंड में वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि आप तो ऑर्डर प्लेस कर दो, अगर वो ऑर्डर मैच हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और जैसे ही लॉक हुआ तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन पहुँचते ही अब ब्रोकर का काम चालू हो जाता है। ब्रोकर क्या करेगा, उनको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट करके देगा कि आपने मुझसे, मेरा नाम, ये आपका नाम, आपने ये शेयर इस टाइम पे, इस स्टॉक एक्सचेंज पे, इस रेट पे मुझसे ख़रीदे हैं और ये मेरा उसके ऊपर क्या होता है, कमीशन होता है। मीन्स आप हमारे यहाँ फ़ीस जमा कराने आते हो, हम रिसीट देते हैं ना, तो आपने जब ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर प्लेस का कुछ भी हिसाब नहीं रखूँगा मैं, वो तो आपने मेरे को फ़ोन पे कह दिया चला, लेकिन जब वो ऑर्डर लॉक हुआ ना तब मैं आपको रिसिप्ट जनरेट करके दूंगा। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या बोलते हैं? और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें वो अपनी लायबिलिटी बुक करता है कि अब शेयर बाज़ार से शेयर्स लेके तुझे देने की और तेरे से पैसे लेके वहाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी हुई, मेरी हुई। उसके ऊपर मैं तुझसे इतना प्राइस क्या करूँगा, डिमांड करूँगा, कमीशन इतना मैं चार्ज करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, executing the order according to the instruction of the investor, the broker buy or sell securities. The broker then issues a contract note. A copy of the contract note is sent to the client. The contract note contains the name and the price of securities, name of the parties, brokerage charge. It is signed by the broker. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये कॉन्ट्रैक्ट नोट, डब्बे में मार्क कर लेना इसको। स्टेप 6 कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट नोट बन गया। अब वो रोलिंग सेटलमेंट वाला। This is the last stage in the trading of securities done by the broker on behalf of their clients. The mode of settlement depends upon the nature of the contract. अब ये mode of settlement depend on the nature of contract मतलब अब यार आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो यूँ समझो, शेयर बाज़ार अगर समुंदर है तो उस समुंदर में किसी ने यूँ हाथ डाला, थोड़ा सा हाथ गीला हुआ तो आपको तो छींटे मार रहा है बस। शेयर बाज़ार तो समुंदर है पूरा, उसमें अभी शेयर्स के सिवा ऑप्शंस आता है, फ्यूचर्स आता है, डेरिवेटिव्स आता है, स्पेकुलेशन आता है अलग अलग तरीके से। तो आपको वो अभी एक सेटलमेंट समझा रहा है शेयर्स का, स्पॉट मार्केट का। सर स्पॉट मार्केट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हम बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट हमने डिसीजन ले लिया, मैं तो वहाँ जा रहा था, मेरे को चीज़ समझ में आई, ऑन द स्पॉट मैंने खरीद ली। तो स्पॉट मार्केट मतलब ये ले शेयर, ये ले पैसे, तो इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। शेयर बाज़ार में ये भी मैकेनिज्म है कि तुम्हें अगर ये शेयर समझ में आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि ये शेयर आगे जाके बढ़ने वाला है तो तुम आज ही उस 2 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें लगता है कि ये शेयर गिरने वाला है तो तुम आज बेच के बाद में उसको खरीद भी सकते हो। मतलब अगर मुझे शेयर्स के अगेंस्ट में पैसा कमाना हो तो कैसा कमाऊँगा कि सर जो चीज़ आज 100 की है कल 120 की होने वाली है तो मैं 100 का खरीदूँगा 120 में बेचूँगा। शेयर बाज़ार में उल्टा भी चलता है। मेरे को यूँ लग रहा है ये चीज़ आज 100 की है और ये 1 महीने बाद 80 की होने वाली है, इससे कैसे पैसे कमाऊँ? तो मैं इसको अभी बेच दूँगा। अभी बेचने के लिए शेयर होना चाहिए ना, मेरे पास शेयर नहीं है तो भी मैं उसको बेच दूँगा। सर ये कैसे पॉसिबल? जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको आप शेयर बाज़ार में बेच सकते हो। हाँ, किसी भी चीज़ को, कोई सा भी शेयर आप आज बेच सकते हो भले ही वो आपके पास नहीं है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? आज बेच दो, फिर आपने जो टाइम पीरियड कहा है ना तब खरीदना पड़ेगा भाई। अब आपने कहा कि 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा इसको, 1 हफ्ते बाद रेट बढ़ गई उल्टी, कम थी, आपको लगा कम हो रही थी पर बढ़ गई, आपको मजबूरन खरीदना ही पड़ेगा।
100 की चीज़ के 110 हो गया, तो तुमने 100 में बेचा, 110 में खरीदा, 10 का तुम्हारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। और 100 की चीज़ 80 हो गई तो 80 में खरीदा, 100 में बेचा, 20 का तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये अलग 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 स्ट्रीम्स है शेयर बाज़ार की। हम अभी किसका समझ रहे हैं, स्पॉट मार्केट, जहाँ पे एक हाथ दे एक हाथ ले वाला मार्केट, उसमें T2 रोलिंग सेटलमेंट समझा रहे हैं। Equity spot market follows a T2 rolling settlement. This means that any trade taking place on Monday gets settled by Wednesday. All trading on equity exchange take places between 9:55 a.m. and 3:30 p.m. Indian Standard Time, Monday to Friday. Delivery of shares must be made in dematerialized form, and each exchange has its own clearing house, which assumes all settlement lists. Clearing house समझते हो तुम लोग? क्लियरिंग हाउस समझते हो? नहीं समझते हो तो हैंड रेस करो। बैंक के क्लियरिंग हाउसेस होते हैं, आरबीआई का क्लियरिंग हाउस है चेक्स को क्लियर करने के लिए। सब समझते हो अच्छे से? जो नहीं समझता हैंड रेस करो। डरने वाली बात नहीं है, नहीं समझते नहीं समझते, क्योंकि जो समझता है मैं उससे पूछूंगा। हाँ, पूछ मत लेना हमसे। हाँ ठीक है, हैंड्स डाउन करो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो है कोटक में, और भाई साहब का निर्भय का बैंक अकाउंट है एसबीआई में। तो निर्भय ने मुझे चेक दिया फीस का, मैं कहाँ जमा कराऊंगा, कोटक में। कोटक वालों को क्या सपने आएंगे कि निर्भय के खाते में पैसे है कि नहीं? तो कोटक वाला क्या करेगा, एसबीआई को फ़ोन करेगा। तो एसबीआई का निर्भय अकेला अकाउंट होल्डर है क्या? एसबीआई के 3660 अकाउंट होल्डर है। उन 3660 में से 50-60 ने कोटक को चेक दे रखा होगा। सबके लिए अलग अलग फ़ोन करेगा क्या? पूरा स्टेटमेंट बना के एसबीआई को भेजेगा क्या? एसबीआई को भी भेजेगा तो एसबीआई के अकाउंट होल्डर न जाने मनमान जाने कहाँ पे चेक्स दे रखे होंगे। सबका स्टेटमेंट एसबीआई को आने लग जाए तो एसबीआई के खुद के अकाउंट होल्डर ने भी तो उसको चेक डिपॉजिट कराए होंगे, उनको भी तो एक एक बैंक के पास जाना पड़ेगा। पहले तो सब धक्का खाते रहेंगे उस शेयर बाज़ार की तरह, यहाँ से भी जाओ यहाँ से भी जाओ। तो इनके बीच में लिंक बिठाने के लिए क्लियरिंग हाउस बनाया जाता है। ये कोटक वाला, अब मैं कहता हूँ ये सारे कोटक के अकाउंट होल्डर्स हैं, ये सारे एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स हैं। तो इन सबको न जाने किस किस बैंक का क्या मिला होगा, चेक मिला होगा, इन्होंने डिपॉजिट कराया होगा। तो कोटक के पास हर बैंक का मल्टीपल चेक्स होंगे, वो पूरा स्टेटमेंट क्लियरिंग हाउस को भेज देगा। सेम तरीके से एसबीआई भी हर बैंक का स्टेटमेंट क्लियरिंग हाउस को भेज देगा। अब क्लियरिंग हाउस का काम है क्लियर करवाना 1-on-1। ये देखेगा, देख एसबीआई तेरे अकाउंट होल्डर्स ने इन बैंक को चेक दे रखे हैं, ज़रा चेक कर इनके खातों में पैसे हैं क्या, कंफर्म कर यस और नो। और तेरे खातों वालों ने जितने चेक दिए वो हमसे उनसे कंफर्म करवा रहे हैं। दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट भेज देंगे, सर इनके खाते में पैसे हैं, इनके खाते में पैसे नहीं हैं। वो लोग भी भेज देंगे, सर इनके खाते में पैसे हैं, इनके खाते में पैसे नहीं हैं। जिनके खातों में मैच हो रहा है ना, अब इससे अलग अलग पैसे थोड़ी कहेगा, ले इसके खाते में से 10,000 रुपये दे, इसके खाते में 20,000 रुपये दे। क्लियरिंग हाउस वाला तो ये कहेगा तेरा टोटल हिसाब लेना हमें बनता है 1 करोड़, और तेरा टोटल हिसाब देना हमें बनता है 1 करोड़ 5 लाख। ये ले 5 लाख रुपये, इन सबको क्लियर कर दे, इनके खातों में पैसे डाल दे, इनके खातों में से पैसे निकाल ले। सेम चीज़ अगर ये चीज़ें कोटक के साथ हो रही है तो कोटक को क्या कहेगा, ओ भाई साहब आपको लेना बनता है 1 करोड़, आपको देना बनता है 5 लाख, लाओ 5 लाख रुपए दो। कोटक वाला 5 लाख रुपए दे देगा और अपने खाते अपने लेवल पे क्या करता रहेगा, क्लियर करता रहेगा। तो ये सारा काम किसका है, क्लियरिंग हाउस का है। सोचो ना, चेक्स वेक्स चेक करवाने पड़ेंगे ना, ये लोग अपने चेक का फ़ोटो खींच के इनको देंगे, ये उस इनके पास चेक आएगा तो इनका अकाउंट होल्डर का साइन तो यही मैच करेंगे, साइन प्रॉपर है कि नहीं है, फ्रॉड ना हो जाए, नहीं तो खाते में पैसे हैं कि नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम किसका है, क्लियरिंग हाउस का। सेम क्लियरिंग हाउस किसके पास होता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास भी होता है। वो भी तो यही कहेगा कि भाई साहब आप ही के एक क्लाइंट ने खरीदना बताया है, आप ही के एक क्लाइंट ने बेचना बताया है, तो आप ही आपस में सेटल कर लो ना। हमें क्या कह रहे हो यहाँ से वहाँ भेजो, वहाँ से यहाँ भेजो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। तो ये भी एक क्लियरिंग हाउस क्या करता है, इनको चीज़ों को सेटल करवाता है। इस तरीके से हमारे शेयर्स बेचे गए और ख़रीदे गए। काइंड्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंडिया कट कर दो, आपके उसमें नहीं है। बाय, टाटा, सी यू।